हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे पदार्थ क्या होता है। तो हम अपने आसपास अपने चारों ओर जो भी चीज़ें देखते हैं सब पदार्थ होती हैं। हर एक चीज़ की अलग अलग आकार होती है, अलग अलग आकृति होती है, सब अलग अलग तरह के होते हैं। यानी कि जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ देखते हैं, चाहे वो बादल हो, चाहे तारे, पौधे, पशु पक्षी, पानी, रेत, कण, सब कुछ पदार्थ होते हैं। यानी कि जो कुछ भी हम देखते हैं उन सब का अलग अलग आकार होता है, सबका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और सब ही चीज़ें स्थान घेरती हैं। एक तरह से जो भी चीज़ें स्थान घेरती हैं या फिर जिनका द्रव्यमान होता है वो चीज़ें पदार्थ कहलाती हैं। जैसे अगर परिभाषा की बात की जाए तो पदार्थ का डिफिनीशन है कि वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। प्राचीन काल में मनुष्य अपने आसपास बहुत चीज़ों को देखता था, लेकिन भारत के प्राचीन दार्शनिक जो थे उन्होंने 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया पदार्थ को, जिन्हें पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश हैं। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी होती हैं, सजीव वस्तुएं भी और निर्जीव वस्तुएं भी। अब हम बात करेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में, जिसमें पहला है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अणु कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अणु कहते हैं। जैसे बहुत समय तक लोगों के अंदर ये विचारधारा थी कि पदार्थ कैसा होता है। लोग दो तरह से मानते थे। कुछ लोग कहते थे जैसे पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है, एकदम समतल सतत, और कुछ लोग कहते थे जैसे पदार्थ रेत की कणों के जैसा होता है। तो हम एक क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि पदार्थ सतत होते हैं या कण होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं कि एक 100 ml का एक बीकर लिया जाता है। 100 ml का एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में आधा 100 ml का एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में आधा जल भर देते हैं और फिर इसमें 1 चम्मच नमक या चीनी डाल के उसको हिलाते हैं। अब हम इसमें नमक डाल चीनी डाल के उसको हिलाते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि जो भी नमक या चीनी जो कुछ भी हमने इसमें ऐड डाला था वो इसी में घुल गया, लेकिन ये जो पानी का स्तर है ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा, वो इतना ही था, और जो हमने इसमें डाला वो इसी में घुल के रह गया। इससे ये पता चलता है कि जो नमक या चीनी के जो भी कण थे वो इस तरह से थे कि वो जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान था उसी में जाके समाहित हो गए, जिससे जल का स्तर नहीं बढ़ा और पदार्थ जो नमक और चीनी थे वो उसमें घुल गए। अब हम बात करेंगे पदार्थ के दूसरे भौतिक गुण के, जो है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसमें बताया गया कि पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको एक प्रयोग के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रयोग के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे एक 100 ml का बीकर आप ले लीजिए, उस 100 ml के बीकर में जल भर दीजिए और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल डाल दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट के के 2-3 क्रिस्टल्स में डाल दीजिए। अब फिर और इसको घोल दीजिए। इसको घोलने के बाद हम क्या करेंगे कि ऐसे ही कई बीकर ले लेंगे। कई बीकर लेने के बाद इसमें हम इस घोल के थोड़े थोड़े पार्ट्स इसमें भी डाल देंगे। इसमें जैसे 90 ml हमने जल ले लिया तो 10 ml इसके पार्ट इसमें डाल देंगे। 10 ml इसके पार्ट्स हम इसमें डाल देंगे। फिर इसके 10 ml, फिर इसमें 90 ml जल लेंगे और इस विलयन के 10 ml पार्ट्स इसमें डाल देंगे। इसी तरह हम कई बीकरों में 90 ml जल लेके
ऐसे ही इसके छोटे छोटे पार्ट्स इसमें डालते जाएंगे विलेन के, जिससे हम देखेंगे कि इस जो लास्ट वाला बीकर हमने लिया है, इसमें जो विलेन है उसका भी रंग बिल्कुल इसी की तरह बदल जाता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो केवल एक क्रिस्टल में इतने असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं जो छोटी छोटी मात्रा में विभाजित होते रहते हैं। ये प्रयोग ये सिद्ध करता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल से जल की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल से कई अनंत सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटी छोटी मात्रा में विभाजित होते रहते हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और इसी रिक्त स्थान को हम अंतराणु अवकाश कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। इसको हम सिद्ध कर देंगे, जैसे अगर हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी कुछ भी बनाते हैं तो इनमें जो पदार्थ के कण एक कण दूसरे कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, जिससे हम ये सिद्ध कर लेते हैं कि पदार्थों के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इसको हम जो फर्स्ट प्रैक्टिकल हमने किया था उससे भी सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं और अणुओं की गति की चाल जो होती है वो अणुओं के द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है। यानी कि ताप बढ़ने से चाल में वृद्धि होती है और ताप घटने से चाल कम हो जाती है। और कणों की जो इस गति होती है उसको हम कहते हैं आणविक गति। कणों की जो गति होती है उसको हम आणविक गति कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूलर स्पीड कहा जाता है। इसको एक प्रयोग से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हम रसोई घर में हलवा बना के रखे हुए हैं तो दूर से उसकी सुगंध नहीं आती, लेकिन अगर हम उसको कढ़ाई में गर्म करते हैं तो हलवे की सुगंध घर के सारे कोनों में पहुंच जाती है। और जिससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि तापमान बढ़ाया हमने तो पदार्थों के कणों की गतिशीलता भी बढ़ गई, जिससे हमें सुगंध मिलने लगी। यानी कि इसका निष्कर्ष निकलेगा, अतः कणों के द्रव्यमान और वेग के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। कणों के द्रव्यमान और वेग के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा इसी गतिज ऊर्जा के कारण होती है और ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरे गुण में हम देखेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच जो परस्पर आकर्षण बल होता है, जिस कारण वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं, और इस आकर्षण बल को हम संसंजक बल कहते हैं। कोहेसिव फोर्स। अलग अलग पदार्थों के कणों के मध्य जो संसंजक बल होता है, यानी कि जो आकर्षक बल होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर हम एक चौक का टुकड़ा लें, एक बर्फ का टुकड़ा लें और एक लोहे का टुकड़ा लें, तो और हम उन सभी को हथौड़े से पीटें, तो हम यही देखेंगे कि चौक का जो टुकड़ा है वो आसानी से दूसरे टुकड़ों से बढ़ जाता है। लेकिन जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए चौक से ज़्यादा बल लगाना होता है, जबकि लोहे के जो टुकड़े होते हैं उसको अधिक बल लगाने पर भी वो नहीं टूटता। ये दर्शाता है कि चौक के कणों के मध्य जो आकर्षक बल होता है बर्फ़ के कणों से कम तथा लोहे के कणों से अधिक कम होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा आकर्षक बल लोहे के कणों में होता है, फिर बर्फ के कणों में और फिर चौक के कणों में होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।